अच्छा, सबसे पहले ये मैं शेयर करने लगी हूँ एक पीपीटी फाइल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। एक पीपीटी फाइल शेयर करने लगी हूँ, उसको देखना। तो मैं इस पे थोड़ी सी बात करनी है। मैं बना रही थी, मैंने सोचा पूरा आउटलाइन प्रिपेयर कर लेती हूँ, लेकिन वो फिर हम लोगों का टाइम हो गया। अब हमने अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक सैंपल शेयर किया था चैप्टर नंबर 1 का। उसका पर्पस ये था कि आपको थोड़ी सी उसकी आउटलाइन पता चल जाए कि जो रिसर्च का चैप्टर है, रिसर्च प्रोजेक्ट का जो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च थीसिस लिखने के लिए, वो क्या है। उसमें ये बेसिक ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये उस चैप्टर में भी उन्होंने अपने टॉपिक के मुताबिक किए हुए थे। ठीक है, वो टॉपिक आपका तो नहीं है, आप लोगों के तो अलग अलग अपने अपने टॉपिक्स हैं ना। तो उसने जिसका वो प्रोजेक्ट था, उसने अपने टॉपिक के हिसाब से किया हुआ था। तो इस वाले जो ये चैप्टर है, उसकी बेसिक बताने का मकसद ये था कि टेक्स्ट के साथ भेजने का पर्पस ये था कि जब आप उसको एक दफा गो थ्रू करेंगे तो आप उसकी स्पिरिट नजर आएगी कि देखो ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में आपने उस अपने टॉपिक का, जैसे अगर लेट्स सपोज रमेश आपका टॉपिक क्या है? मैम लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी। स्टडी करें, या चलो लेट्स सपोज अगर मैं अज्यूम कर लूं किसी एक आप लोगों में से टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ बैंक डाइवर्सिफिकेशन ऑन स्टॉक प्राइस, स्टॉक मार्केट वैल्यू, कुछ इस किस्म का टॉपिक है। तो ये इस बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में ये बताना है बैकग्राउंड क्या है कि व्हाट जो अपने कॉन्टेक्स्ट देखो। इस पूरे चैप्टर में एक फनलिंग अप्रोच इस्तेमाल होगी। फनल देखे हैं आपने? जनरलाइज अप्रोच से स्टार्ट होके एक बिल्कुल स्पेसिफिक अपनी टू द पॉइंट बात पे आ जाते हैं कि हमने एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे कि इस ये जो डिफरेंट लिटरेचर है या डिफरेंट जो बैकग्राउंड है, स्टॉक जो वैल्यू है वो क्या है, बैंक डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या होती है, बैंक डाइवर्सिफिकेशन किस किस तरह से वो इम्पैक्ट कर सकती है, किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट करती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करती है, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करती है। फिर फाइनली हम इसको नैरो डाउन करते करते अपने पॉइंट पे आ जाएंगे कि ये सारी बातें तो हुई हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं दैट इज कि हम उसको जो बैंक डाइवर्सिफिकेशन है उसको स्टॉक मार्केट वैल्यू पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड आपने थोड़ा सा दिया कि इस टॉपिक पे पहले भी बहुत सारा जो बातें हो चुकी हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, इसको स्टडी किया गया है। इसको बैंक डाइवर्सिफिकेशन ये होती है, ये इतनी जरूरी होती है, इसका ये मतलब होता है, इस किस्म की बातें आप बैकग्राउंड में बताते हैं। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अपना केस बिल्ड करना शुरू करते हैं। फिर रिसर्च गैप में आप ये बताते हैं कि ये सारी चीजें तो डिस्कस हुई नहीं है, इस पर्सपेक्टिव में डिस्कस हुई है। हो सकता है ये जो टॉपिक है हमारा ये भी किसी और पर्सपेक्टिव में डिस्कस हुआ हो, किसी और कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हुआ हो, लेकिन इसकी डेप्थ है, मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में या हमारे जो स्टडीज हैं इस टॉपिक पे वो कम है, तो हम इसको टेकअप कर रहे हैं, इस स्टडी को हम टेकअप करना चाह रहे हैं। दिस इज अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने उसी बात को फिर डिफरेंट तरीके से लिखना है कि ये प्रॉब्लम क्यों है, हम क्यों समझते हैं कि हमें इस पे काम करना चाहिए, व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम। तो चूंकि आप ये समझते हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम, ये एक ऐसा सवाल है जिसको हमें सर्च करके देखना है इस कॉन्टेक्स्ट में कि इधर इसका क्या सिनेरियो है, क्या ये एप्लीकेबल भी है यहाँ पर या नहीं है। तो आपने इसको एज अ प्रॉब्लम इस वाली पैराग्राफ में, एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम मैम। स्टेटमेंट के पैराग्राफ में आपने उसे एज अ प्रॉब्लम एक चीज बतानी है, एक दो लाइनें आपने बता के स्टार्ट में, और फिर आपने इसको एज राइटिंग स्टाइल आपका ये हुआ कि आप इस एक प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये जो बैंक डाइवर्सिफिकेशन है उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे ये कैसे एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है कि अगर ये बैंक डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ता है तो बैंक्स को चाहिए कि वो इस एस्पेक्ट की तरफ भी जाए। बैंक्स का तो बेसिक पर्पस वो इंटरेस्ट इनकम है ना, जिसकी वजह से वो अपनी अर्निंग करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बैंक जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, वो डिफरेंट अर्निंग्स के जो इनकम के तरीके हैं उनको एक्सप्लोर करें, ताकि उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी स्टॉक मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। फिर रिसर्च क्वेश्चन में सिंपली यू स्टेट द क्वेश्चन कि व्हाट आर यू डूइंग। अब इस टॉपिक में क्या रिसर्च क्वेश्चन बनेगा? रिसर्च क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, सिंपल एक क्वेश्चन बनेगा। जितना आपका सिंपल रिसर्च टॉपिक उतना आपका सिंपल रिसर्च क्वेश्चन। उसके रिसर्च क्वेश्चन ज्यादा बने होंगे, उसकी वजह ये कि उसमें वेरिएबल ज्यादा थे। इसके रिसर्च क्वेश्चन सिर्फ एक बनेगा, उसका ये होगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑन स्टॉक मार्केट वैल्यू। ये लिखने का एक स्टाइल होता है। अब चूंकि ये रिसर्च क्वेश्चन है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो इसी बात को हमने थोड़ा सा जस्टिफिकेशन से बयान करना है, एक कि ये प्रॉब्लम लगी। रिसर्च गैप में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये एक गैप है लिटरेचर में, जिसको हम एक स्टेप फॉरवर्ड फिल करने की कोशिश करें। ये कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग गैप तो शायद ना हो, लेकिन स्टिल एक कमी है जिसको हम पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें ऐसी कोई स्टडी इस कॉन्टेक्स्ट में नजर नहीं आई, या इस नए डेटा के साथ नजर नहीं आई, या कोई डेवलपमेंट हमें इस चीज पर नजर नहीं आई। तो हमने इस चीज को टेकअप किया कि हम इस लिटरेचर को एक पॉइंट आगे लेके जाएं। फिर उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव में भी वही बात है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। यही ऑब्जेक्टिव है कि हम बैंक डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट चेक करें स्टॉक मार्केट वैल्यू पे, लेकिन उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब वहां पे भी आप देखोगे कि उसने किस तरह से इसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव को लिखा हुआ है, टू
investigate to find out the impact of stock bank diversification on stock market value. लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, स्टाइल मुख्तलिफ है। सिग्निफिकेंस में बात यही है, लेकिन उसको बताओ आप ऐसे रहे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने इसको डिस्कस ना किया तो ये बैंक्स के लिए एक लूप होल बन जाएगा कि बैंक्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको वो जाया कर देंगे, कि अगर उन्होंने इसको नहीं एक्सप्लोर किया तो एक एवेन्यू है इनकम का, एक एवेन्यू है जिससे वो अपनी आउटरीच बढ़ा सकते हैं, अपनी स्टॉक मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, मोर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, अपना प्रॉफिट मजीद गेन कर सकते हैं, अपनी जो विजिबिलिटी है उसको अच्छा कर सकते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो वो अगर ये नहीं करेंगे तो वो ऐसा ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एक अपॉर्चुनिटी है बैंक्स के पास जो उन्हें चाहिए कि वो एक्सप्लोर करें। तो ये रिसर्च सिग्निफिकेंस पे बात वही है, लेकिन इसको बताने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फिर स्कोप ऑफ स्टडी में आप बताइए, स्कोप ऑफ स्टडी में ये चीज़ देखी जाती है कि आप किस एरिया को कवर करें। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अगर ये लोग सिर्फ पाकिस्तान के बैंक्स का डेटा कलेक्ट करें और पाकिस्तान के बैंक्स के डेटा को कलेक्ट करके जो भी एनालिसिस करने के बाद ये रिसर्च क्वेश्चन जो आपने देखा कि इम्पैक्ट अच्छा है या बुरा है, सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, अगर वो इसको पाकिस्तान के डेटा पे अगर सिर्फ अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है इस स्टडी का स्कोप सिर्फ पाकिस्तान के बैंक्स। अच्छा, फिर पाकिस्तान के भी कौन से बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं कि पब्लिक बैंक्स हैं, इस्लामिक बैंक्स हैं कि कमर्शियल बैंक्स हैं, ये सारी चीजें स्कोप में आती हैं कि इसकी बाउंड्री क्या है रिसर्च की। लेकिन अब इनका जो स्कोप है वो इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल स्कोप है, उसकी वजह कि ये साउथ एशियन कंट्रीज देख रहे हैं, ये वो कंट्रीज देख रहे हैं जो फॉर एग्जांपल मलेशिया, इंडोनेशिया, डिफरेंट बैंक्स हैं, इनको देख रहे हैं। अच्छा, फिर इनमें कौन से बैंक्स देख रहे हैं, तो ये सारी बातें स्कोप में आती हैं। अब कुछ समझ में आई इन सारी हेडिंग्स की? जी मैम, थोड़ी बहुत ही आ गई। हेलो, यस मैम। हेलो, यस मैम, समझ आइए कुछ कुछ। यस मैम, समझ आई। हेलो, बोलो, उसको समझ में आई? वॉइस जी मैम, समझ आइए। यस मैम, समझ आ गई है। आवाज नहीं आ रही है किसी की, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, जी मैम, आवाज आ आ रही रही है। हेलो, कोशिश कर रहे हैं मैम। आपकी आवाज तो आ रही है मैम। यस मैम, आ रही है आवाज, बट आपको हमारी नहीं आ रही। हेलो, अब बताएं, अब मुझे आवाज आएगी, मेरा वॉल्यूम बंद था। यस मैम, आ रही है समझ। ये जो मैंने भी एक्सप्लेनेशन दी ये ओके है? अब मैं रमेश के क्वेश्चंस को देख लूं जो उन्होंने मुझे भेजे थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रमेश के जो क्वेश्चंस हैं ये भी मैं शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। आपके लेवल पे, बीबीए लेवल पे इतनी कोई ज्यादा वो हार्ड एंड फास्ट वाला, वो सख्ती वाला वो नहीं है। अगर 15 आर्टिकल भी कर लो, 15 से 20, मेरा ये सजेशन होगा कि ग्रुप मेंबर्स पे डिवाइड कर लो, कम से कम 4 आर्टिकल तो करो। तो जितने ज्यादा आर्टिकल होंगे उतनी ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो, कम आर्टिकल आप करेंगे ना तो आप इस प्रोजेक्ट से तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर इफ यू वांट कि अच्छा हो जाए काम, आप ये कर ही रहे हैं काम, आपने डेटा भी अच्छा कलेक्ट कर लिया, तो अगर ये काम हो ही रहा है तो आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें। मतलब अगर 3 आर्टिकल्स भी सब पे डिवाइड करें या 5 भी कर लें, अगर कम मेंबर्स हैं तो बस तुम 20 तो करो, 15-20 के बीच में कर लो, 15-20 बहुत है। हाउ टू फाइंड रेलेवेंट आर्टिकल। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो टॉपिक है, एक तो जो टॉपिक के वेरिएबल्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले ली, द इम्पैक्ट ऑफ बैंक डाइवर्सिफिकेशन ऑन स्टॉक मार्केट वैल्यू। तो एक चीज तो ये है कि कोई इस किस्म का आर्टिकल ढूंढो जिसमें ये ओवरऑल सब्जेक्ट डिस्कस हुआ हो, बेशक जिस मर्जी पर्सपेक्टिव में हुआ हो। एक चीज तो होगी वो जो, और वही उसी को हम बेस पेपर कह रहे हैं कि हम उसको उसमें जो मेथोडोलॉजी है उसको हम देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि इन्होंने क्या इकोनोमेट्रिक मॉडल यूज किया है। बेसिक पर्पस बेस पेपर को बनाने का ये है कि हम उसकी मेथोडोलॉजी को देखें, इन्होंने इस चीज को कैसे मेजर किया हुआ है। अच्छा, अब एक चीज ये होती है कि उसके एंड में जो आपको रेफरेंस आर्टिकल दिए होते हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, उसको देखा जा सकता है, उधर से आप लीड ले सकते हैं। और डिफरेंट जो उसके वेरिएबल्स हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक डाइवर्सिफिकेशन है तो उसको सर्च किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली कि वो किस किस तरह और स्टडी हुआ है। ये भी आपको चीज हेल्प करेगी आपकी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि हमने इस वेरिएबल के लिटरेचर को स्टडी किया। जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में तो स्टडी हुआ है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट वैल्यू के साथ में स्टडी हुआ। फॉर एग्जांपल
बैंक डाइवर्सिफिकेशन को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्टडी किया गया है, परफॉर्मेंस के साथ स्टडी किया गया है और डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ स्टडी किया गया है कि बैंक डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या होता है, परफॉर्मेंस पे बैंक की क्या होता है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव में स्टडी नहीं किया गया। तो दिस वाज समथिंग न्यू, तो हम ये इसलिए ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसने पूछा है कि कैन इट हैव डाटा फ्रॉम गूगल बुक्स, न्यूज़पेपर्स। देखो बेहतर हो सकता है, लेकिन एक चीज जो अभी आपको मैं दूसरे चैप्टर में बताऊंगी वो इससे लिंक करूंगी, उस वक्त ही इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर हो सकेगा। आप देख लें डेटा, देखा जा सकता है, लेकिन आपने प्रॉपर रेफरेंस करना होता है। फिर रेफरेंसिंग का जो प्रॉपर तरीका है वो आपको फॉलो करना होता है। हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है वो APA स्टैंडर्ड है। वो कैसे है थोड़ा सा मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगी, जितनी जरूरत है मैं एक्सप्लेन करती हूँ चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन फिर प्रॉपर रेफरेंसिंग उसकी होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं ना वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, वो ये सोचा जाता है कि ये ज्यादा मतलब ऑथेंटिक और ज्यादा रिलायबल हैं, और चूंकि आप लिटरेचर लिख रहे हैं तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप उसी को टारगेट करें। लेकिन अगर आप बुक करना चाहते हैं तो इसका भी प्रॉपर तरीका है, फिर आपको फॉलो करना होता है और आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल है। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, जैसे मैंने भी बताया कि आप जनरलाइज स्टार्ट करें, बैकग्राउंड से जनरलाइज एक जो बातें हैं वो करें, और फिर उसको नैरो डाउन करते करते एंड जब आप उसका करें तो आप स्पेसिफिक बिल्कुल आपको आप बात मतलब उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपने इधर उधर की कोई बात नहीं करनी, अपने टॉपिक पे रहना है। ठीक है, मतलब एक फनल अप्रोच होती है कि आप जनरलाइज से स्पेसिफिक होते होते अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। मतलब हमने बैंक डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो बैंक डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज होती है, किस किस और वेरिएबल के साथ स्टडी की है, बहुत सारी बातें इधर उधर की कर ली, लेकिन वो आपके टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है। फिर आप उसको नैरो डाउन करें कि अच्छा ये सारी बातें तो हैं, लेकिन फिर ये बात है, फिर उससे आगे आप अपना टॉपिक लेके चलें। इतनी ज्यादा गुंजाइश इरेलीवेंट बातों की और आगे स्टडी में नहीं है। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा स्टार्ट में बताना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ पे आपको लगे कि सवाल का जवाब क्लियर नहीं है तो उधर ही मुझे भी बता देना, ताकि हम उसको उधर ही डिस्कस करें। अच्छा जी मैम, एक है। जी पूछिए मैम, ये जो हमने बात की अभी कि हमने जनरलाइज से इसको स्पेसिफिक में जाना है, फनल अप्रोच हमने वो इस्तेमाल करनी है, तो मैम ये फिर वही सवाल आता है कि मतलब कि आपने जनरलाइज, तो मैम ये हो सकता है कि जो हमारी अपनी एक थिंकिंग है इसके लिए इसके अगेंस्ट जो है ना, जो हम सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, जो कि हमने पढ़ा हुआ है बुक से, न्यूज़पेपर से, मैम उसको उसकी रेफरेंसिंग जो है ना वो बतानी है आपने हमें किस तरह करनी है। बस तो मैम दूसरी बात ये है कि हमने जो है ना आपका जो आर्टिकल बैकग्राउंड, मैम आपका जो आर्टिकल है वो मैम हमने बड़ा अच्छा तरीके से पढ़ा है उसको जो है ना, तो मैम उसमें जहाँ एक्सप्लेनेशन है ना तो वहाँ कहीं रेफरेंसिंग नहीं दी गई, साइटेशन दी गई है आर्टिकल की, लेकिन रेफरेंसिंग कहीं भी नहीं दी गई और वहाँ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। तो मैम वो चीज किया है, फिर उसको भी अभी देखते हैं। देखो, जो आप किसी की बात उठा रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गूगल पे आर्टिकल स्टडी कर लिया या आपने कोई रिसर्च आर्टिकल स्टडी किया, जब आप किसी की बात उठाते हैं ना, जो आइडिया किसी का है, उसको जब आप अपने टॉपिक में अपने पेपर में लिखते हैं तो यू हैव टू गिव आर्टिकल, बिकॉज वो आपका आइडिया नहीं है, वो किसी और की बात है। फिर जब आप उसको एलेबोरेट करते हैं, फिर जब आप उसको मजीद डिटेल में बताते हैं, या उसको जैसे फॉर एग्जांपल अपने, अब जैसे ये लेट्स सपोज एक टॉपिक है, उसको आपने बताया कि आपका बेस पेपर भी इवन ले लो, तो वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया गया है, उसने किसी और कल्चर में उसको स्टडी किया है। तो जब आप उसे मतलब उसकी जस्टिफिकेशन बनाने के लिए उसे अपनी कंट्री के साथ लिंक करेंगे ना, कि ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में भी बैंक्स हैं, काम करते हैं, तो पाकिस्तान को भी इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो भी, उसके जो बैंक्स हैं वो भी स्टॉक मार्केट में की वैल्यू की तरफ ध्यान रखें, वो भी बैंक डाइवर्सिफिकेशन करें, नए एवेन्यूज ढूंढें इनकम के, और वो ताकि उनकी वैल्यू बढ़े स्टॉक मार्केट में। जब वो अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम जो बैंक की होती है, जो वो लेता है जब वो लेंडिंग करता है, उसके अलावा और तरीकेकार ढूंढें जिस तरह से अपनी इनकम बढ़ा सकें। वो और तरीकेकार क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकता है कि वो अंडरराइटिंग सर्विसेज देना शुरू कर दें। जब वो इस तरह की अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करेंगे कि इससे पे एक मेन सोर्स पे रहने की बजाय दूसरे सोर्सेज पे भी इनकम अर्न करेंगे, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इससे उनकी जो स्टॉक मार्केट की पे जो की वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो यानी कि जब ये देखो, एक बात आपको शायद लिटरेचर में मिल भी जाए, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन करके आप उसे लिंक करेंगे ना अपनी बात के साथ, जो आपका पॉइंट है, जो आपका पॉइंट ऑफ रिसर्च है, जिसपे आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो डिफरेंट है। वो तो आप देखो, रिसर्च क्या होती है, एक नई चीज आपसे पूछी जा रही है, आप एक नया प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और उसका जवाब आप देंगे अपने रिसर्च पेपर में। ठीक है, अब आपका जो आपने ढूंढा रिसर्च का जो सवाल आपने ये ढूंढा कि मैंने ये देखना है कि साउथ एशियन कंट्रीज में ये इस फिनोमेना पे क्या सिचुएशन है, ये पहले नहीं हुई ये चीज, ये आप कर रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही बात आपको कहीं और से भी मिल जाए? तो ये अपनी बात को मनवाने के लिए पीछे वाली बातों का रेफरेंस लेके अपनी बात को जब आप लिंक करेंगे, तो जो एक्सप्लेनेशन होगी वो तो आपकी अपनी होगी ना।
लेकिन जो दूसरों के आइडियाज लेंगे कि फलां ने जब ऐसे किया तो उसमें मतलब अगर लेट्स सपोज वियतनाम में एक स्टडी हुई तो उसमें उन्होंने देखा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, तो हमें चाहिए कि हम भी देखें। तो जब एक्सप्लेनेशन आप देना शुरू करेंगे तो वो आपकी अपनी होगी, वो फिर आप अगर आपने किसी और की देखे उसको पैराफ्रेज करना है तो फिर वो आपकी नई रिसर्च तो ना हुई, वो तो फिर इसका मतलब है रेप्लिकेशन है। मैम एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने कोई रेफरेंसिंग देनी है, कोई साइटेशन देनी है कि बस आपने लिख देना है? एक्सप्लेनेशन जब आप दे रहे हो, जब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो, जब आप एक आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हो, फिर देने की जरूरत नहीं होती। आपने रेफरेंस सिर्फ उस सूरत में देना है जब आप किसी की बात को कोट करें। कोट भी देखो, हम यहाँ रिसर्च पेपर में कोट ऐसे नहीं करते जैसे एक कोटेशन होती है उसको आप कोट मार्क्स दे देते हैं और आप एज इट इज उसको लिख देते हैं, ऐसे नहीं करते हम। जब हम किसी का आइडिया किसी पेपर में से उठाते हैं ना तो हम उसको पैराफ्रेज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये सवाल तुमने लिखा है कि हाउ मेनी टोटल आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द होल प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ये एक लाइन तुम्हारी है ना, ये तुम्हारा सवाल है पर्सनल। तो अगर मैं इसको पैराफ्रेज करूं और इसको अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखने के लिए इसको मैं पैराफ्रेज करूंगी, मैं ऐसे ही नहीं उठा लूंगी इस सवाल को। मैं पैराफ्रेज कैसे करूंगी, बात यही होगी लेकिन मैं लफ्ज का लिखने का स्टाइल बदल दूंगी। मैं लिखूंगी कि फॉर द होल प्रोजेक्ट कंप्लीशन हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्टिकल्स मस्ट बी देयर इन द पेपर। अब इससे ये होगा, ये देखो ये पैराफ्रेजिंग होती है, बात वही है लेकिन उसको लिखने का स्टाइल बदल गया। और फिर लिखने के बाद मैंने उसको एंड में एक रेफरेंस इनसाइट दे दिया कि ये रमेश ने फलां उसने मुझसे ये सवाल पूछा था या इसमें कही थी रिसर्च आर्टिकल में बात। सही है मैम, सही है, थैंक यू। सही जी मैम, बिल्कुल आ गई। इसी तरह जब आप गूगल आर्टिकल से कोई चीज उठाते हैं तो ऐसे एज इट इज नहीं लिख देते, आपने उसको पैराफ्रेज करना होता है। सही हो गया मैम, सही है, ठीक है। उसके बाद है कैन सेंटेंसेस भी ऑफ 3 to 4 लाइंस हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि शॉर्ट करें। अब देखो बहुत शॉर्ट कर दें तो वो फिर उसको कहते हैं चॉपिंग हो गई सेंटेंस की, वो भी सही नहीं है। लेकिन आप देखें जरूरत के हिसाब से, ये आपकी राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं। ये मैम मैंने इस कंटेक्स्ट में लिखा है कि जब हमने आपका वो चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसके तो मैम जैसे आपने टेक्स्ट के बारे में बात की है, तो आपका जो लाइंस है ना, आप बात पूरी कर रही है, मतलब कि एक लाइन बड़ी छोटी में बात पूरी कर लेती हैं, लेकिन जो हमारा स्टाइल है मैम, हम 3 लाइनों में अपनी बात पूरी करते होते हैं। इसको लिखे ना, अपना डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करें, देखते हैं फिर कि उसको तब हम डिसाइड करेंगे कि इसको क्या ब्रेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है मैम। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन स्कोप और सिग्निफिकेंस मैंने बताया अभी। सही है मैम। ठीक है। रिसर्च गैप, हाउ एंड वेयर टू फाइंड एंड राइट इन रिसर्च पेपर। देखो आप जब डिफरेंट स्टडीज देखेंगे ना, डिफरेंट आर्टिकल जमा करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि ये मेरा जो रिसर्च टॉपिक है या तो आपको स्टडी नहीं हुआ नजर आएगा, या आपको दिखेगा कि बैंक डाइवर्सिफिकेशन को उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्टडी किया है, परफॉर्मेंस के साथ स्टडी किया है, किसी और वेरिएबल के साथ स्टडी किया है, लेकिन स्टॉक मार्केट वैल्यू के साथ आपको नजर नहीं आएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कैसे लिखूं इस पे। तो ये दिस इज योर रिसर्च। इसमें हमारा एक बड़ा क्वेश्चन था, वो राहत अली ने जो है ना, वो बड़ा इस पे वैलिड क्वेश्चन किया था। तो मैम वो पूछ रहा था कि एक तो होते हैं ना, अगर मेजोरिटी काम हुआ है तो मतलब कि फिर उसमें गैप कोई नहीं है, अगर उस पे माइनॉरिटी में काम हुआ है, कम लोगों ने काम किया है, तो तब आप लोग गैप निकाल सकते हो। तो आप जब देखते हो कि माइनॉरिटी वालों ने जो गैप निकाला है, तो क्या आप वही गैप लोगे सेम, कि अपना कोई गैप बनाओगे? जैसे मिसाल के तौर पर कोई एग्जांपल दो कोई इसकी। मैं मिसाल के तौर पे जो है ना, आपने फर्ज करें जैसे हमने गैप फाइंड करना है, आपने मतलब कि जैसे लिक्विडिटी पे आप कोई भी टॉपिक ले लें, तो मैम अगर उस पर काम हो गया हुआ, अगर ज्यादा आर्टिकल्स निकल रहे हैं उस पर, तो मतलब मैम उसमें गैप कोई नहीं है। और अगर उस पर कम आर्टिकल्स आ रहे हैं तो मतलब कि उस पर भी और काम करने की मतलब की भी स्पेस है। तो मैम जैसे हमारा भी एक चीज ये भी हो सकती है, और एक ये भी हो सकता है कि लेट्स सपोज लिक्विडिटी पे आपको बेतहाशा आर्टिकल मिल रहे हैं, लेकिन उस पे वो वेरिएबल नहीं है जो आप जिस पे आप काम कर रहे हैं। ये मैम क्वेश्चन अगर राहत अली पूछे ना आपसे, जिस प्रकार वो मुझे बता रहा था, तो मैम वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा आपको। अगर राहत आप पूछो मैडम से इस टाइम यार, अगर वो सुन रहे हैं तो मैम वो पूछें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन यही है कि रिसर्च गैप वही होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर किसी पेपर में आपको वो अपना पूरा टॉपिक मिल भी जाता है, लेट्स सपोज ये जो जिस टॉपिक की बात की हमने, ये स्टडी अगर मिल भी गई है, तो आप फिर गैप इस तरह से बताते हैं कि वो गैप तो वही चीज होती है ना जो पहले नहीं हुई होती। लेट्स सपोज वो वियतनाम में हुई हुई है, तो आप साउथ एशियन कंट्रीज में वो काम नहीं हुआ तो आप वहाँ पे चेक करेंगे, तो दिस इज अ गैप जो आपने फिल किया ना। अब अगला कोई बंदा आएगा तो वो साउथ एशियन पे स्टडी नहीं करेगा, हो सकता है वो फार ईस्ट की कंट्री पे स्टडी कर ले। जी मैम, इसकी मिसाल ऐसे हमें मिली थी, जैसे लिक्विडिटी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लिक्विडिटी पे मैम काम बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, लेकिन अगर आप इसको सीरिया के कंटेक्स्ट में देखें ना, तो वो काम नहीं हुआ था। तो उन लोगों ने गैप ये फाइंड किया कि लिक्विडिटी जो है, उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड में तो उन्होंने इसको देखा है, इस पे काम कर लिया है, लेकिन
सीरियन कंटेक्स्ट में नहीं देखा, तो इसलिए जो सीरियन रिजल्ट्स आते हैं ना वो वैलिड नहीं हम मानेंगे, तो इसलिए मैंने इसको गैप बनाया। तो मैं राहत मुझे बता रहा था कि जैसे टॉपिक हमारा भी लिक्विडिटी है, तो उन्होंने जो गैप निकाला कि सीरिया पे काम नहीं हुआ, तो क्या मैम हम भी आगे सीरिया पे काम और कर सकते हैं कि ये गैप आइडेंटिफाई हो चुका हुआ है कि सीरिया पे काम नहीं देखो, हुआ, आपकी तो काम हुआ है। आपकी तो जो कंट्रीज हैं वो तो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, अगर आपको याद हो तो। ये और मीटिंग खत्म हो मैं जाएगी। वैसे एग्जांपल दे रहा था, वैसे आपको जो ये है दोबारा एग्जांपल दे से रहा था। लिंक भेजो, दोबारा से लिंक भेजो, मुझे लगता है मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैम भेजता हूँ, मैं अभी भेजता हूँ मैम। ठीक है, ओके। ओके मैडम मेरा एक क्वेश्चन था। ये दोबारा से ज्वाइन करते हैं मीटिंग तो फिर आई टेक। मैम मैं अभी भेज Okay, रहा हूँ। ओके।